Hello students, welcome to this video. Students, in this video we are going to know something about provisions for the taxpayers who are registered under the composition scheme. So let's start with the last slide from last video. So students, last video का हमारा last slide था that is taxpayer excluded from the scheme. So ऐसे कौन से taxable liability है या फिर taxpayer है जो इस कंपोजिशन स्कीम से एक्सक्लूड किए गए हैं. सो द टैक्सपेयर विल बी सप्लाइज गुड्स नॉट लेविएबल अंडर द एक्ट. अगर कोई टैक्सपेयर ऐसे कोई गुड्स सप्लाई करता है जो इस CGST एक्ट अंडर कवर नहीं होते हैं तो ऐसे लोगों को कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा जाता है. अगेन वन मोर थिंग दैट इज सप्लाईज सर्विसेज. अर्लियर जब ये CGST एक्ट बना था तब बताया गया था दैट इज द सप्लायर्स हु आर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम और लेवी और रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम. ओके, then makes a supply of goods other than intrastate, that is interstate supply. मतलब जो goods सप्लाई करते हैं, जो सप्लायर्स हैं जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, that is एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को एनीवेज कंपोजिशन स्कीम में रखा नहीं जाता क्योंकि उनको वैसे भी टैक्स पे करना ही होता है. इसके लिए जो इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं ऐसे लोग इसमें से एक्सक्लूड किए, इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं ऐसे लोग इसमें से एक्सक्लूड किए गए हैं. जो इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं उन लोगों को वैसे भी टैक्स पे करना पड़ता है. देन मेक्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कोई है तो डेफिनेटली वो इस स्कीम से बाहर ही रहता है because he is just liable to collect the taxes. Then the manufacturers such goods as may be notified. जैसे ऊपर बताया गया है कि ऐसे गुड्स अगर समझो वो सप्लाई करता है जो इस CGST एक्ट में कवर नहीं होते हैं उनको भी एक्सक्लूड किया जाता है. एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तो वो भी इस कंपोजिशन स्कीम से एक्सक्लूड किया जाता है. The one more thing which is most important here, जो प्रोविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है दैट इज इन केस if a taxable person has different segment in business under a same PAN, अगर एक ही PAN under कोई बिजनेसमैन अपने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट को कवर करता है तो ऐसा सिचुएशन में वो बंदा then must register all businesses under the scheme. ऐसा कहा गया है दैट इज कि उसने जितने भी बिजनेस सेगमेंट उसके हैं जो वन पैन अंडर आते हैं तो उन सब के लिए कंपोजिशन स्कीम में एक कलेक्टिव रजिस्ट्रेशन होता है, उसे वही फॉलो करना पड़ता है. और एल्स स्टूडेंट सिंपली ऑप्ट नॉट फॉर द स्कीम. अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो बेहतर है कि वो कंपोजिशन स्कीम अंडर रजिस्टर्ड ना करे. एंड द सेगमेंट्स इन द बिजनेस लाइक समझो कि वो टेक्सटाइल उसका बिजनेस है, एक ही बंदे का बिजनेस टेक्सटाइल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके एक्सेसरीज है या फिर ग्रोसरी है. ऐसे अगर 3 बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं साथ में तो डेफिनेटली या तो वो कलेक्टिव रजिस्ट्रेशन करे इन तीनों सेगमेंट का एक साथ कंपोजिशन स्कीम अंडर या फिर कंपोजिशन स्कीम को वो ऑप्ट ही ना करे. Then let's take a look on some provisions which may be the miscellaneous for everyone. Okay, लेकिन फिर भी ये important है, that is tax rate for composition scheme. ये तो हम लोगों ने देखा था last video में. Taxable person that is excluded from the scheme, ये आज भी हम लोगों ने देखा और last video में भी हम लोगों ने देखा. And there are some amendments in the clause 10. Okay, so what kind of amendments are there? According to this amendment, that is clause 10 subsection 2A of CGST Act जो है वो क्या है एक्चुअली, तो वो सर्विस फोकस्ड हुआ है. जैसे कि यहाँ बताया that is earlier the composition scheme was introduced only for suppliers of goods called goods focused and later it is introduced for service suppliers called service focused. ओके, और सेक्शन क्या बताया दैट इज 10(2)(a) सबसेक्शन 2A CGST एक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट
सर्विस फोकस्ड इज एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज इसमें जो है जैसे कि गुड्स फोकस्ड जो सेगमेंट था या फिर गुड्स फोकस्ड जो क्लॉज था वो था 10 ऑफ CGST एक्ट। ओके, सो इसमें बताया क्या गया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वही सप्लायर्स को इंक्लूड किया जाएगा या फिर वही सप्लायर्स को फोकस किया जाएगा जो गुड्स के साथ डीलिंग करते हैं, जो गुड्स डीलर है। ओके, लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ है जिसमें सर्विस फोकस्ड किया गया है वो एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर को ही फोकस करेगा। One more thing is there, that is the limit for the supplies is extended to goods as well as services. Okay, इसका मतलब कि जो गुड्स सप्लाई किए गए हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट, इसमें जो लिमिट बताई गई है गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए, उसकी लिमिट एक्सटेंड हो गई है। It actually exceeds than the limit which covered under the clause 10 subsection 1. Okay, then as per the amendment, the taxpayer registered under this scheme has to pay 6% GST of turnover about the services. ओके, उसका जो भी है गुड्स है सर्विसेज है जो भी है उसके लिए अभी उसको कितना पे करना पड़ेगा अमेंडमेंट के हिसाब से, तो इट इज 6%। स्टूडेंट, ये जो मैंने अमेंडमेंट आपको बताए हैं इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, लेकिन जो बेसिकली हमारा क्या कहेंगे जो अर्लियर एक्ट था CGST एक्ट, उसके हिसाब से जो सारे प्रोविजंस है जो सारी बातें बताई गई है वही आपको फॉलो करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। Okay, now let's go for the next one, that is what kind of return the taxable person should follow who registered under themselves for the composition scheme. The very first form the taxable person has to fill it like CMP 08, and the frequency for this form is for the quarterly, and of course after every quarter the 18th day of the next month should be the due date for the filing of that return. Then the GSTR4, जिसके बारे में हम लोगों ने GST returns के साथ में जो वीडियो बनाया गया था उसमें मैंने बताई थी आपको, that is GSTR4 is specially for those dealer who are the composite one, और उनको ये GSTR फिलअप करना पड़ता है या फिर फाइल करना पड़ता है एनुअल स्टेटमेंट के लिए। ओके, सो इट जस्ट एनुअल स्टेटमेंट, एनुअली उनको ये GSTR4 फाइल करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देन जो और एक एनुअल रिटर्न है ये, दैट इज GSTR 9A, जो 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसके ड्यू डेट है। इसके इस तारीख तक उनको अपना GST रिटर्न फाइल करना पड़ता है। If in any case the taxpayer fails to fulfill the all compliances, then definitely he will be considered as the normal taxpayer, not the composite taxpayer. Okay, now let's take a note about the miscellaneous provisions जो important है, miscellaneous है लेकिन फिर भी important है। The very first thing, that is a composition dealer will issue bill of supply instead of invoice. हम लोगों ने tax invoice के बारे में देखा था last 2 वीडियोस में, 2 वीडियोस के पहले जो आया था वीडियो उसमें देखा था टैक्स इनवॉइस के बारे में। तो जो कंपोजिट डीलर होता है उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, ना कि टैक्स इनवॉइस। देन ही कैन नॉट बुक ITC दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो कंपोजिट से डीलर होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, इवन ही कैन नॉट चार्ज GST फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। Then he will mention on bill of supply issued that composite taxable person not eligible to collect tax on supplies. ये उसे कंफर्म लिखना ही है उसके जो भी वो बिल प्रेजेंट कर रहा है किसी भी इंसान को, दैट इज एट द टाइम ऑफ डीलिंग और एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जब ये बिल इशू करता है तब उसे अपने बिल पे हमेशा ये बात लिखनी पड़ती है, दैट इज ही इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, एंड डेफिनेटली कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को according to act he is not the eligible to collect the
tax on that supplies. Okay, then composition dealer will make a payment of taxes quarterly while filing form CMP08. जैसे कि अभी हम लोगों ने रिटर्न्स के बारे में बताया था, तो वही फॉर्म फिलअप करने के लिए वो क्वार्टरली फॉर्म फिलअप करता है जब, तब उसे ये पेमेंट करना पड़ेगा. Next is what? This scheme is applied on PAN basis. That is, either all the registrations taken on a PAN will opt this scheme or all will opt out of from the scheme. अगर PAN है तो ही ये स्कीम मिल सकती है, अगर PAN नहीं है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी. It is not possible to take composition scheme in one registration and regular scheme in another registration. But of course, कोई एक बंदा है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस सप्लाईज के लिए वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर कर रहा है, और कोई सेम बंदा है जो दूसरे काम के लिए या फिर दूसरे बिजनेस सप्लाईज के लिए नॉर्मल टैक्स पेयर के जैसे काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट अभी ये जो सब कुछ मैंने बताया है. Then service provided by way of providing deposits, loans और advances shall be ignored. जैसे बैंकिंग सर्विस होते हैं वो इसमें से इग्नोर किए गए हैं. When a person opt for a composition scheme, then the scheme shall lapse from the day on which his aggregate turnover in current financial year exceeds the limit of 50 lakh और 75 लाख और 150 लाख. ये सब अलग अलग दिए गए हैं अलग अलग सेगमेंट्स में. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो टर्नओवर के बेसिस पर थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो अलग थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ कवर किया जाता है, तो उसी हिसाब से ये लिमिट्स दिए गए हैं. ओके, देन एग्रीगेट टर्नओवर मींस all outward supplies that is taxable, exempted और taxable और and the exempted. aggregate turnover के बारे में बताया गया है, जहाँ पे ये बताया है that is कि aggregate turnover financial year में अगर 50 lakhs और 75 lakhs और 150 lakhs के above होता है या फिर the limit is exceeds, then आप इस कंपोजिशन स्कीम से जो है वो बाहर निकाले जाते हैं, या फिर आपका कंपोजिशन स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो लैप्स हो जाता है. सो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का दिया गया है, दैट इज ऑल आउटवर्ड सप्लाईज जो टैक्सेबल है या फिर जो एग्जम्प्टेड है, ये सब मिला के वो एग्रीगेट टर्नओवर होता है. लिमिट ऑफ 75 lakhs शैल अप्लाई नॉर्थ ईस्ट जोन. जैसे कि ऊपर मैंने बताया है 50 लाख और 75 और 150 के लिए, तो 75 lakhs जो है वो नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए है. नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या क्या आता है, कौन से स्टेट्स आते हैं, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय एंड सिक्किम. स्टूडेंट्स, आई यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपकी क्वेरी, या फिर मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए. स्टूडेंट्स, यहाँ एक और चीज़ बताई गई है अबाउट द ट्रांजिशन प्रोविजन. ट्रांजिशन प्रोविजन क्या होता है, दैट इज एज करंट रेजिम प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन स्कीम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. दैट इज कि अभी जो करंट रेजिम है टैक्स प्रोवाइड करने का, ओके, मतलब कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड करने का, तो उसमें कुछ कंडीशंस बताए गए हैं. सम जीएसटी कंडीशन स्कीम ट्रांजिशन प्रोविजन प्रोवाइड्स. सो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ट्रांजिशन प्रोविजन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर अलाउंस ऑफ क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस. अलाउंस ऑफ क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, दैट इज कि जो एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो क्रेडिट है वो उसके लिए अलाउंस क्रिएट करता है या फिर वो अलाउ करता है ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. जो कंडीशंस बताए गए हैं इस कंपोजिशन स्कीम का जो रजीम है उसके अंडर जो प्रोवाइड किए जाने वाले कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस में जो कुछ स्टॉक अटका हुआ है उस स्टॉक पे जो इनपुट पे किया गया है उस इनपुट के एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर क्रेडिट अलाउ करता है. कौन? ये ट्रांजिशन प्रोविजन, ये जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ट्रांजिशन प्रोविजन है ये. ओके, आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. लेकिन फिर भी अगर लगता है कि नहीं समझ में आया है तो आप अपनी क्वेरी बेझिझक पूछ सकते हैं. सो
wait for the next video. Till then, thank you. Bye bye.